हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आफताब स्टडी क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए साइंस के लेसन 1 के बारे में, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। आज हम लोग इसकी इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सब्सक्राइब करें आफताब स्टडी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशन की वीडियो प्राप्त करने के लिए। देखिए, सबसे पहले आपके डिफिनेशन लिखी हुई है विज्ञान की, कि विज्ञान किसे कहते हैं। पहले आपको ये नॉलेज होना चाहिए। तो आपके सामने लिखा हुआ है, किसी भी विषय में क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो आप लोग इस डेफिनेशन को अपनी कॉपी पर भी नोट करते जाइएगा, जिससे कि आपको कोई भी समस्या ना हो। अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसे तुरंत ही बता सके। ठीक है, किसी विषय में क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कंप्लीट हो गया आपको। अब देखिए, बात करेंगे हम लोग। यहाँ लिखा है फिजिक्स भौतिक विज्ञान 25। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका जो पेपर होता है 70 नंबर का, उसमें 25 नंबर की आपकी फिजिक्स आती है, और देखिए 20 नंबर की आपकी केमिस्ट्री आती है, रसायन विज्ञान, और 25 नंबर की आपकी बायोलॉजी आती है, जीव विज्ञान। ये भी आप लोग समझते चलिएगा। अब देखिए, इसके बाद में नंबर 1 में आपके लिखा हुआ है प्रकाश क्या है। ठीक है, प्रकाश क्या है आपसे पूछ लेगा कोई लोग। तो देखिए, इसका उत्तर लिखा हुआ है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, किंतु वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। तो समझ गए होंगे आप लोग कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। अब कोई कहे कैसे दिखाई देता है, तो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई भी बंदा है, मान लीजिए, और वो एक टार्च लेकर आ रहा है, और वो आपकी आंख पर टार्च दिखा रहा है, तो क्या आपको कुछ दिखाई देगा? आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अब अगर वही टार्च आप किसी वस्तु पर लगाएंगे तो वो वस्तु आपको दिख जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि प्रकाश जो है वो स्वयं दिखाई नहीं देता है, किंतु वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। अब देखिए, इसके बाद में आपका आगे लिखा हुआ यहाँ पर है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या हैं? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो नंबर 1 क्या हो गया? सीधी रेखा में चलता है। दूसरा है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तीसरा है चमकदार तलों से प्रकाश का परावर्तन होता है। आप कहेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए धूप निकली हुई हो और आप एक शीशे को लेकर आए। ठीक है, मिरर, दर्पण होता है, वो लेके आइए, और आप क्या है, धूप में खड़े हो जाइए, और उस शीशे को मतलब सूरज की तरफ करिएगा, और थोड़ा सा आप अपने कमरे की तरफ अंदर तरफ करिएगा। ठीक है, तो आपको उसका परावर्तन होकर आपके कमरे में भी वो रोशनी पहुंचेगी। तो इस प्रकार से उसका परावर्तन हो जाएगा वहाँ पर। अगला लिखा है कि चौथे में प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, परंतु वस्तु को देखने में सहायक होता है। आप सीख चुके हैं ये बात। और 5वां है प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। इस प्रकार से आपके 5 गुण इंपॉर्टेंट वाले हैं, आप लोग इसे भी लिख लीजिएगा, नोट करिएगा और याद भी कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद अगला क्या कह रहा है आपसे है नंबर 3 में। देखिए, नंबर 3 में यहाँ पर कहा गया है प्रकाश का परावर्तन। अब आप यहाँ पर सीखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। लिखा है, जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश किरण का वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आप सीख गए होंगे परावर्तन क्या होता है। देखिए, आपके सामने चित्र बना हुआ है, जिसमें कि आपका ये दर्पण रखा हुआ है, और देखिए यहाँ से आपकी एक आपतित किरण आ रही है। ठीक, आपतित किरण आ रही है, और ये परावर्तित किरण, कोण नहीं आ रहा है, ये तो किरण यहाँ पर है। ठीक है, तो आपतित किरण आ रही है, ठीक, इस प्रकार से आ रही है और इस तरफ जा रही है। ठीक है, इसके बीच का जो कोण है ये वाला, ये दोनों कोण कैसे होंगे? दोनों कोण बराबर होंगे। इसे कहते हैं आई, इसे क्या कहते हैं? आर कहते हैं। ठीक है, तो आप इतना समझ गए होंगे। अब देखिए, इसके बाद में आगे देखिएगा, यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर नियम दे रखे हैं, यहाँ पर हैं, लिखा है प्रकाश के परावर्तन के नियम। आप सभी को पता होगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। नंबर 1 लिखा हुआ है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कैसे होते हैं समझिए। यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए आपकी आपतित किरण ये वाली है, ये परावर्तित किरण है, ये आपतन बिंदु पर अभिलंब। ये तीनों कहाँ पर है? ये तीनों इस बिंदु पर हैं। तो इसका मतलब हुआ कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और देखिए, इसके बाद दूसरा आपका क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर। मैं बता चुका हूँ अभी आपको। यहाँ पर देखिएगा, ये वाले कोण जो होते हैं, ये वाले कोण हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे परावर्तन के बारे में। अब देखिए, इसके बाद आगे नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? प्रतिबिंब। अब आपसे मान लीजिए कोई पूछता है प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो उसके लिए क्या जवाब होगा? जब कोई वस्तु दर्पण के सामने रखी जाती है तो दर्पण में हमें जो आकृति दिखाई देती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं।
जैसे मान लीजिए कि आप लोग किसी दर्पण के सामने खड़े हो जाइए। दर्पण का मतलब होता है शीशा, जिसमें आप चेहरा देखते हैं अपना। तो उसके सामने खड़े हो जाइए और आप मान लीजिए आप उसके सामने खड़े होंगे तो आपको उस दर्पण में जो आकृति दिखाई दे रही हो, जो आपकी जैसी शक्ल उसमें दिखाई दे रही हो, तो वही आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यही वही बात की गई है। आगे कहा गया है प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक, एक होता है आभासी। तो आप ये भी समझ गए होंगे प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब वास्तविक कैसे होते हैं, देखिए इन्हें पर्दे पर लिया जा सकता है और ये सदैव उल्टे बनते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पर हम लोग ले सकते हैं और ये कैसे बनते हैं, उल्टे बनते हैं। और देखिए आभासी होता है, इन्हें पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, ये सदैव सीधे बनते हैं। तो आभासी किसे कहते हैं, जिन्हें पर्दे पर हम ले ही नहीं सकते हैं और ये कैसे होते हैं, ये सीधे बन जाते हैं। देखिए इसके बाद में अगला देखिए लिखा हुआ है नंबर 6। नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, दर्पण क्या होता है। ठीक है, दर्पण। अब समझिए यहाँ पर बात को, ये दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहले कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है गोलीय दर्पण, एक होता है समतल दर्पण। तो अगर आपसे क्वेश्चन हो गोलीय दर्पण मतलब कि पहले होता है कि मतलब दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो वो दो प्रकार का होता है, एक गोलीय और एक समतल। अब बात करेंगे आगे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो वो भी दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो आइए समझते हैं अवतल दर्पण क्या होता है। तो देखिए आपके सामने चित्र बना हुआ है, साथ साथ आपको परिभाषा भी दे रखी है। इस दर्पण के उभरे हुए तल पर कालय या लाल ऑक्साइड का लेप होता है और अंदर की ओर दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। देखिएगा इसके उभरे भाग कलई है और अंदर की तरफ इसका जो है परावर्तक तल है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है अवतल दर्पण, जिसका देखिए ये यहाँ पर एफ है फोकस है और ये पी है, ये इसका क्या है, ध्रुव है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में अगला क्या है, अगला आपका है उत्तल दर्पण। अब आप उत्तल दर्पण को समझिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस दर्पण के दबे हुए तल पर कलई तथा लाल ऑक्साइड का लेप होता है और उभरे हुए तल पर प्रकाश का परावर्तन होता है। आपके सामने चित्र बना हुआ है, देखिए इसके भीतरी तल पर जो है एक पलई मतलब कलई कर दी गई है और लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया गया है और ये बाहरी तल जो इसका है ये परावर्तक तल के रूप में है। इसका देखिए यहाँ पर ये पी यहाँ पर नहीं होगा, ये पी देखिए यहाँ पर है और ये यहाँ पर एफ है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर समझ गए होंगे आप लोग इसे भी। अब देखिए इसके बाद में अगला क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। अब मान लीजिए आपसे पूछता है कोई कि ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल परिभाषाएं मैंने इसके लिए लिखी हुई हैं। आप देखिए पहले है ध्रुव किसे कहते हैं। ध्रुव के लिए क्या है, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण आपका ऐसा होता है इस प्रकार से और इसका मध्य बिंदु ये वाला बिंदु, इसे क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, इसे पी कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप लोग कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। दूसरा है वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या लिखी हुई है आपकी यहाँ पर है, लिखा हुआ है गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे देखिए ये एक गोला था, ठीक है, ये मतलब दर्पण बना हुआ आपका है। देखिए दर्पण आपके लिए ये है और इस गोले को आप पूरा कर दें, इस प्रकार से पूरा कर दें। तो यहाँ पर बात की गई है कि ये जिस दर्पण का ये कटा हुआ भाग था उसकी त्रिज्या जितनी मतलब थी, लिखा है गोले का भाग होता है उस गोले केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, मतलब इस वाले केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र। और त्रिज्या की बात की जाए तो इसकी त्रिज्या जो होती है वही उसकी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे भी देखिए लिखा है वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो आपको ये भी बिल्कुल सिंपल परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है। अब देखिए दोस्तों इसके बाद में आपका नंबर 5 में लिखा हुआ, नंबर 4 में लिखा हुआ है मुख्य अक्ष से आप क्या समझते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है, गोलीय दर्पण ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाले, मतलब क्या है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाले सरल रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। कैसे, ये देखिए दर्पण आपका बना हुआ है और ये देखिए आपके इसका वक्रता केंद्र ये है और ये इसका ध्रुव है। अब इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा जो होती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार से मुख्य अक्ष होता है। अब देखिए इसके बाद आगे बात की गई मुख्य फोकस क्या होता है। गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो आप इस डेफिनेशन को याद कर लीजिएगा और कॉपी पर नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये देखिए दोस्तों ये आपके पेपर में भी पूछी जाती है। इसलिए देखिए इसके बाद आगे आपको रखा है फोकस दूरी। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। आपका सूत्र लिखा है F बराबर R/2। तो आप इस सूत्र को देखते आइए। मान लीजिए किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपसे कहा गया है 40, पूछा गया F कितना होगा, तो आप निकाल सकते हैं बराबर 40/2 कर दीजिए, कितना आएगा आपका 20 सेमी निकल के आएगा। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग इससे सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसके बाद में अगला है लिखा है, देखिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दोस्तों देखिए एक वीडियो आपकी ये खत्म हो गई, ठीक है दोस्तों, यहीं पर हम इसे समाप्त कर रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।